नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली वर्ल्ड टेलीविज़न और मैं हूं मनीष तिवारी। मैं यहां पर एडिटर इन चीफ के तौर पर कार्यरत हूं और आज एक बहुत ही अहम मुद्दे पर मैं आपसे बात करने के लिए यहां बैठा हूं। पिछले 3 दिनों में डेली वर्ल्ड ने 2 एक्सक्लूसिव स्टोरीज की हैं। पहली स्टोरी थी जो पंजाब के डीजीपी रहे सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय साहब, उनके और एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो कई ड्रग केसेस में पुलिस को वांटेड है और करीब 7 एफआईआर उसके खिलाफ दायर हैं। पंजाब में 6 एफआईआर दायर हैं और मध्य प्रदेश में एक एफआईआर दायर है जिसमें वह प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। पंजाब में भी एक ड्रग के मामले में वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। उसकी और डीजीपी के बीच की बात के बारे में हमने एक रिकॉर्डिंग आज आपके सामने पेश करना है, जिसमें कई गंभीर मुद्दों पर, वो ड्रग से लेकर के टेररिज्म से लेकर के, पंजाब एक सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट है और वहाँ पर किस तरह की बातें डीजीपी एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से कर रहे हैं जो पिछले 8 साल से इस राज्य से भगोड़ा घोषित है, और वो किस तरह के प्लान्स बना रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में किस तरह की बातें कर रहे हैं, और कैसे एक जगदीश भोला जो सबसे बड़ा यहाँ का ड्रग लॉर्ड है, जिसको 25 साल की सज़ा हुई है और जो पटियाला जेल में बंद है, उसके पास कैसे केएलएफ के एक टेररिस्ट सुखविंदर सिंह सुखी जो कपूरथला जेल में बंद है, उसको कपूरथला जेल से शिफ्ट करके जगदीश भोला के पास वहाँ शिफ्ट करने की बात हो रही है, और उस दोनों को फ़ोन पर अनइंटरप्टेड बात करने के बारे में आपको बता रहा है। और भी तमाम सारी बातें हैं, तमाम सारे ऑफिसर्स के ट्रांसफ़र की वो बातें कर रहा है, और अगले दिन उनमें से वो ऑर्डर्स जो थे इशू हुए और पुलिस ऑफिसर्स ट्रांसफ़र किए गए डीजीपी के डायरेक्ट ऑर्डर से। सो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको पुलिस ने गिरफ्तार करना चाहिए था और जो ड्रग केस में भोला के साथ बहुत ही बड़ा अक्यूज रहा है, वो पिछले 8 साल से कई पुलिस ऑफिसर ने, एटलीस्ट डीजीपी ने उसको पनाह भी दिया। ही वॉज एक्चुअली पैट्रोनाइज्ड एंड आई फील दैट ही वॉज हार्बर्ड बाय द डीजीपी ऑफ द स्टेट मिस्टर सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। He is a 1986 batch IPS officer and he was here as DGP for 22-23 days before he was shifted, and आज 1987 बैच ऑफिसर मिस्टर वीके भावरा यूपीएससी के पैनल आने के बाद उनकी नियुक्ति हुई है और आज वो कार्यरत हैं। बट इस बारे में मैं आपको कुछ खुलासा करने के लिए यहाँ बैठा हूँ और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आपने जनवरी 24 को एक खबर देखी होगी डेली वर्ल्ड के अंदर में, जो चारों तरफ जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि कैसे डीजीपी चट्टोपाध्याय ने प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो एक भोला ड्रग केस का सबसे बड़ा अभियुक्त है, उससे कैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस ली और किस प्रकार से उन्होंने उसके कहने के अनुसार पुलिस ट्रांसफर्स किए और उसके चहेते ऑफिसर्स को उन्होंने उसके बताए हुए जगहों पर उन्होंने उसको पोस्ट किया। कई सारे वो डीएसपीज के बारे में बात कर रहा है कि जो उसके करीबी लोग हैं, उनके भी ट्रांसफर्स की बात हो रही है। और अगले ही दिन जो ये दिसंबर 27 की बातचीत की रिकॉर्डिंग है, डीजीपी के घर पर ये हुई है और उस समय 4 लोग मौजूद थे। उन चारों में से एक व्यक्ति ने इसकी रिकॉर्डिंग की है। इसमें जो भी बातें हैं वो इतनी संगीन बातें हैं
जिससे मैं भी सुन करके काफ़ी शॉक्ड हो गया। करीब 26 साल से मैं पत्रकारिता में हूं और पिछले 22 साल से मैं पंजाब को मैंने कवर किया, पंजाब पुलिस को मैंने कवर किया है। करीब 12-13 डीजीपीज इस दौरान रहे हैं। मैंने हमेशा सोचा कि डीजीपी जो पंजाब का डीजीपी है, इतना बड़ा एक सेंसिटिव स्टेट है जो पाकिस्तान बॉर्डर पर है, उसके जो डीजीपी हैं वो कहीं के भी डीजीपी हों, वो डीजीपी एक पोस्ट नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है। और कैसे लोगों को वो इंस्पायर करने चाहिए कि लोग जो है दे शुड लुक अप टू दैट इंस्टीट्यूशन, जो कि मुझे लगा कि ये इस बातचीत से मुझे लगा कि ये काफ़ी डिमीनिंग है एक उस पद पर रहे हुए व्यक्ति के लिए कि पहले तो वो एक कई केसों में बड़े अपराधी जो ड्रग केस में खुद वांटेड है और एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, उसको पैट्रनाइज और हार्बर करते हैं। उसके बाद में उसके कहे अनुसार ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स भी करते हैं और वो उसके दिशा निर्देश पर वो चलते हैं और काम करते हैं। ऐसा तो मैंने पहली बार मैंने देखा है। बहुत सारी बातें होती हैं, लोग अपने कई क्रिमिनल्स को पुलिस जो है और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो अपने सोर्स के रूप में यूज़ करती हैं। ऑब्वियसली एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को जिस भोला ड्रग केस है जिसमें डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय खुद एक एसआईटी के चेयरमैन थे और उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों के ऊपर में रिपोर्ट भी दिया था और उस कमिटी में 2 लोग और थे, एक डीजीपी उस समय एडीजीपी थे मिस्टर प्रबोध कुमार और दूसरे आईजी मिस्टर कुंवर विजय प्रताप सिंह, जो कि अभी पुलिस में उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और कैसे आपस में उनके विरोधाभास थे कुछ ऑफिसर्स के ऊपर में जो टिप्पणी थी चट्टोपाध्याय साहब के रिपोर्ट में। और खैर ये सब मामला तो कोर्ट के सामने है और कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या उसमें सही है और क्या गलत है और क्या कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो बातें हैं वो तो हमारे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसीज को उनको पता करना है कि उसमें किसका क्या रोल है और या नहीं है। बट जो ये रिकॉर्डिंग है उसमें 4-5 बातें मेरे ध्यान में आती हैं और मुझे लगता है कि उसको आपके सामने आपसे साझा करना चाहिए। पहला कि एक 80-90 हज़ार पुलिस फोर्स को लीड करने वाला व्यक्ति जो डीजीपी एक इंस्टीट्यूशन है उसको होल्ड करने वाले एक आईपीएस ऑफिसर, वो एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर से वो किस तरह से बात कर रहे हैं और वो क्या बात कर रहे हैं और उसके डायरेक्शंस पे कैसे इंस्ट्रक्शंस पे वो काम कर रहे हैं। और उसमें और सारी भी बातें हैं जो वो कहता है कि उसकी जगदीश भोला जो 700 करोड़ की एक ड्रग रैकेट में कन्विक्ट है, उसको सजा हुई है 25 साल की, पटियाला जेल में बंद है, उस व्यक्ति से उसका सीधी उसकी बात हो रही है और वो डीजी साहब को भी कहता है कि मैं भी आपकी बात कराता हूं। और उसके बाद में वो कहता है कि केएलएफ के टेररिस्ट सुखविंदर सुखी को कपूरथला जेल से निकाल करके डीजीपी साहब को वो आग्रह करता है कि वो उसको निकाल करके वहाँ से शिफ्ट करके उसको जगदीश भोला के पास में पटियाला जेल में रख दिया जाए और उसको फ़ोन पर अनइंटरप्टेड बात करने के लिए अलाउ किया जाए। जिस तरह का वो ऑपरेशन बना रहा है और जिस तरह की वो अपनी प्लानिंग बना रहा है, वो सारी बातें इस रिकॉर्डिंग में मौजूद हैं जो आप अभी थोड़ी देर बाद सुनेंगे। उसके बाद में जो मुझे सबसे ज़्यादा हिला देने वाली बात थी कि इस रिकॉर्डिंग में वो कुछ ऑफिसर्स के नाम ले रहा है कि कैसे जो लोग ड्रग हटाने और मिटाने के बारे में बात करते हैं, चाहे उसमें कार्य करते हैं, उसमें एक रानो सरपंच करके ड्रग स्मगलर है, उसने कैसे एनसीबी ऑफिशियल बन करके कुछ ड्रग कहीं से हासिल किया, उसको 15 करोड़
से ऊपर पैसे में 15 करोड़ 70 लाख रुपए में उसने बेच दिया मार्केट में। और बाद में जब वो एसटीएफ से पकड़ा गया तो ये बात सरबजीत डीजीपी साहब को बताता है कि उस 15 करोड़ 70 लाख में से 4 करोड़ 25 लाख रुपए एसटीएफ के एक दो अधिकारियों ने साझा किया। अगर ये बात सही है तो मुझे लगता है कि जितना मैं पंजाब को जानता हूं और जितना 22 सालों में समझ पाया हूं पंजाब पुलिस के फंक्शनिंग को, ये कहीं से भी ये मतलब मेरे सोच के परे बात है कि अगर कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि उसके कई टेररिस्ट से लिंक हैं, उसके जगदीश भोला के साथ में लिंक हैं और वो जगदीश भोला से डायरेक्ट टच में है और डीजी साहब इस बात को मान करके सुन रहे हैं और उस बात को उनसे उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और वो उनको भी कहता है कि मैं आपकी बात कराता हूं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डीजीपी साहब और कुछ और भी अधिकारी जगदीश भोला से कांस्टेंट टच में थे और रहे हैं और वो सरबजीत जो है उसके थ्रू, जो खुद एक अपराधी है और एक पीओ है, उसके थ्रू वो रहे हैं और एक अपना ही नेटवर्क और ये अपना ही एक नेक्सस जो है वो चला रहे थे। और अगर सुखविंदर सुखी जैसा व्यक्ति पटियाला जेल में शिफ्ट कर दिया जाए, आज चारों तरफ खालिस्तान बनाने के लिए कई आईएसआई और कई देश के जो खिलाफ एजेंसीज हैं वो लगी हुई हैं कि किसी प्रकार से इस बात को उभारा जाए। और वैसे दौर में सरबजीत सिंह डीजीपी साहब को बताता है कि कई लार्ज स्केल पर इस पंजाब के अंदर में उसको पता है और पर्सनली वो बताता है कि पर्सनल नॉलेज है उसको कि लार्ज स्केल पर आरडीएक्स, ग्रेनेड्स और कुछ पिस्टल पंजाब में आ चुका है और 100 से 150 के करीब में कुछ एंटी नेशनल जो एलिमेंट्स हैं वो मरने और मारने के लिए अब जो है पूरी तरह से तैयार हैं। वो कई पाकिस्तान में रहे हुए आतंकवादी और भारत और पंजाब में हर तरह का आतंकवाद फैलाने के दिशा में काम करने वाले लोगों के बारे में बात करता है और वो कहता है कि वो उनसे बहुत क्लोजली टच में है और उनसे जो है बातचीत होती रहती है और वो कभी भी उनको बुला सकता है। और इस तरह की बातों को सुनकर डीजीपी साहब किस तरह से रिएक्ट करते हैं उसके बारे में आप खुद ही सुन लीजिए। इस टेप, इस जो रिकॉर्डिंग में जो भी बातें हैं, मैं चाहता हूं कि जो हमारे देश की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो देखें कि क्या ये इस तरह की बातें जो है देश के हित में है, जहां पर ये रिकॉर्डिंग दिसंबर 27 की है और जहां ये पता है डीजीपी, एक स्टेट के डीजीपी को, कि सरबजीत जो भी उनसे साझा कर रहा है आरडीएक्स के बारे में या 100 से 150 लोग मरने मारने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वैसी स्थिति में एक हफ्ते बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब में दौरा था और उसके बाद क्या इन बातों को सारे सिक्योरिटी एजेंसी से साझा किया गया या नहीं किया गया, ये तो वही बता सकते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर 5% भी बात जो है सरबजीत की सही हो तो क्या पंजाब पुलिस ने प्रधानमंत्री के दौरे के समय में हर तरह के सिक्योरिटी अपरेटस को मुस्तैद रखा? क्या उन्होंने हर तरह की तैयारी रखी कि किसी प्रकार की प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में बाधा ना आए? ये हम सबके सामने है, ये भी जांच का विषय है। बट ये सारी बातें इस परिप्रेक्ष्य में कि 7 दिन पहले डीजीपी साहब को सब पता है कि आरडीएक्स भी आया हुआ है, 100-150 लोग जो है रेडी हैं मरने मारने के लिए पंजाब के अंदर में, और हालात ठीक नहीं है, खालिस्तान के लिए यहाँ वहाँ से कनाडा से और जगहों से मांग हो रही है। वैसी स्थिति में डीजीपी ने क्या अपनी भूमिका सही ढंग से निभाई, या तो देश के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं
और ये कानूनी प्रक्रिया तय करेगा। बट आप आइए और आप हमारे साथ आप सुनिए कि इस टेप में क्या बातें हो रही हैं और किस तरह से डीजीपी साहब जो है उन्होंने इन बातों को संज्ञान में लिया और क्या उनका रिएक्शन रहा है। आइए आपके सामने ये रिकॉर्डिंग मैं सुनाता हूँ। सर ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ, ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸਰ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, RDX ਆਇਆ, ਗਰਨੇਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਰ, ਕੁਝ ਪਿਸਟਲ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਆ, ਜਹਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਦਾ CI ਦਾ ਆਪਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਨੇ ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਰ ਉੱਥੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਪੋਸਟਡ ਹਾਂ ਸਰ। ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ तो ਇਹਨੂੰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿਉਂ? ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਸਾਈਬਰ ਸਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰ ਉੱਥੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੋਜਾਨ ਮੈਟਰ ਤੇ ਸੀ ਕੰਮ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਸਰ ਤੱਕ ਪਤਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਜਸਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਸਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਲਿਆਉਣੇ ਆ ਚੱਕਣੇ ਆ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਡਰ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ DSP ਪੱਟੀ ਲੱਗਿਆ ਸਰ, DSP ਡੀ ਵੀ ਲਵਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਰ। ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ ਆਪਾਂ 5-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ RDX ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਆਪਾਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ? ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 100 ਤੋਂ 150 ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ, ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਸਟਾਫ ਵੱਧ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਰ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੁਖਿੰਦਰ ਸੁਖੀ ਆ ਸਰ, ਉਹ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦਿਆਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੈਰੀ ਚ ਨੋਟ ਭਾਣ ਜਾ ਉਹ ਚੋਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸੂਗਾ ਸਰ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਉਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜੋ ਗਰੰਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਣ ਗਰੰਟੀ ਕਰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ 'ਚ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖੀ ਹੈ ਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਦੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜੇ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਏ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੋਈ ਹਾਊਸ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਕੋਠੀ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਉੱਥੇ ਚੱਲੂ। ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਮੇਰੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆਹ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਸੋਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚ ਚਲਾਓ। ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰ। ਹਾਂ, ਸੋਚ ਚਲਾਓ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾ। ਇਹ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਫੌਜੀ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਸਰ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦਾ ਭਾਣਜਾ ਗਰਮੇਜ, ਤੇ ਗਰਮੇਜ ਦਾ ਲਿੰਕ ਸੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਪਿੰਦਰ ਤਨਵੀਰ। ਇਹ ਨਾ ਸਰ 400 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਚਿੱਟਾ ਚਿੱਟਾ ਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਪੀਣ ਪੂਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਰਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਨੇ ਗਰਮੇਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਗਰਮੇਜ ਨੇ
ਉਹਨੂੰ ਕਹਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਗੁਰਮੇਜ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰੀ ਸਮਾਨ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਾਤਾ 400 ਕਿਲੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਬਣ ਕੇ NCB ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 100 ਕਿਲੋ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨੇ ਰਾਣੂਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੇਚਿਆ ਕੋਈ 15 ਕਰੋੜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਵੇਚਿਆ ਜੀ NCB ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਨਹੀਂ ਰਾਣੂ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪ ਹੀ NCB ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਚਲੇ ਗਈ। NCB ਟੀਮ ਬਣ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਬਾਬੇ ਲੱਖੇ ਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆ 100 ਕਿਲੋ। 300 ਕਿਲੋ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੱਢਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਸਰ ਇਹਨੇ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਰਾਣਵਾ ਸਰਪੰਚ ਨੇ। ਅੱਛਾ, 15 ਕਰੋੜ ਕੋਈ 70 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ 4 ਕਰੋੜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ। ਨਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬੇਟਾ। ਇੰਦਰਜੀਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘੰਟਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਭਲਵਾਨ ਦੀ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸਰ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ? ਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਐਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਰਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ? ਕੌਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਕਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰ। ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲਿੰਕ, ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਡਰਗ ਦੇ ਸਰ, ਉਹ ਡਰਗ ਦੀ ਮੇਨ ਕੰਮ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦਾ ਜੀ। ਸਾਲਾ ਫਿਰ ਅਪਰੂਵਰ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਰਾਂਗੇ ਸਰ, ਲਾਈਨ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰਾਈ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਯਾਦ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਰ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਪਟਿਆਲੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਇੰਦਰਜੀਤ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲੇ ਆ। ਅੱਛਾ, 5-10 ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਭਜਵਾਓ, ਸੁੱਖੀ ਉੱਤੇ ਭਜਵਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਗੋਪੀ ਅਸੀਂ ਫੜਨਾ। ਗੋਹੀ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ ਸਰ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭੋਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਲਿੰਕ ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜੂ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਨਗੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬੈਕ ਵਾਲਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜ ਸਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਤੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਿੱਥੇ ਲਈਏ? ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਰ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਤੂਨ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਸਰ। ਸਤੂਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਕਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਇਹ ਜੀ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ SSC 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, 2 ਮਹਾਲੀ 'ਚ, ਇੱਕ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜੀ। ਆਸ-ਪਾਸ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਕੋਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਪਵਨ ਬਾਬੂ ਆ ਜਿਹਨੇ ਹਮਾਰਾ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਲੰਮਾ, ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਰ। ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਭੇਜਿਆ ਸਟ੍ਰੀਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸੀ ਸਰ ਉਹਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਇੱਕ SOG SSC ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜੀ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਜੀ। ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਅਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ। तो संतरी तो लेके मतलब सारे आ रहे हैं, सारे कॉन्फिडेंट और लॉयल बंदे होने लाली चाहिए। जे भी बाहर हुआ है ना, लाली सब तो बहुत मतलब बिल्कुल सर। शोर सर अलग रखे कोठियां ਸਾਨੂੰ ਸਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੀਆਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਸੀਆਈ ਸਾਡੇ 20-25 ਮੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਡ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ
ਸਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਪੰਜ ਚਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸਰ ਬਸ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਖੜ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਪਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। तो वो सुबह थोड़े में ऑर्डर करा देगा सीए सर। ठीक है जी। बंदे तुझे वो ले आओ। आपके सामने ये था रिकॉर्डिंग के कुछ अंश। बहुत सारे अंश हम आपको नहीं सुना रहे हैं क्योंकि उसमें ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। हम चाहेंगे कि आप इसको सुनकर खुद सोचें कि एक डीजीपी और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सरबजीत सिंह के बीच किस तरह का संबंध था और उनकी प्लानिंग क्या थी। आज के लिए इतना ही। मेरे तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया और फिर हम आपको मिलेंगे किसी एक नए खबर के साथ, एक नए चर्चा के साथ। धन्यवाद।